वेलकम टू द 7th एपिसोड ऑफ मैप ऑफ मी। मैं हूं आपकी होस्ट आस्था और खिलाड़ियों के खिलाड़ी बहुत ही टैलेंटेड हमारे बीच हैं अक्षय कुमार। बस 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 आस्था, इतनी भी तारीफ मत करो तुम मेरी। मैं तुम्हारी कहा, मैं तो अक्षय कुमार की तारीफ कर रही थी जो कि फिट इंडिया मूवमेंट को प्रमोट कर रहे हैं। खैर, हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो काम और पढ़ाई पर तो जोरों से ध्यान देते हैं लेकिन कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को निग्लेक्ट कर देते हैं। याद रखिए कि फिजिकल एक्टिविटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जो कि हमें फिट रखती है और हमें हेल्दी रखती है। पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पिछले एपिसोड में हमने क्या बात की थी। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, उनकी कहानियाँ सुनी और कैसे वो हमारी सोसाइटी के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया कि आप कैसे इस इंडस्ट्री में कदम रख सकते हैं। एक्सपीरियंस लोगों से गाइडेंस लीजिए और उस इंफॉर्मेशन को अपने बुलेट जर्नल में फिल कीजिए। उसके अलावा आप जाइए अपने बड़ों के पास और उनको अपना प्लान बताएं ताकि वो आपको उसमें कमियां निकाल के दे सके और आपका जो प्लान है वो हमेशा रिफाइन और फोकस रहे। आजकल प्रॉब्लम सॉल्वर्स की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आप हमारी सोसाइटी या कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं देन गो फॉर इट। आप जाइए हमारी वेबसाइट पर www.mapofme.in पे जाके मेक अ लाइफ प्लान पे क्लिक करें और शुरू करें अपनी जर्नी हमारे साथ। खैर, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस प्रो टिप वीडियो को। नमस्कार, हेलो, आदाब दोस्तों। मैं अभिरूपा बैनर्जी बीटी में कार्यरत हूँ। बीटी अर्थात ब्रिटिश टेलीकॉम पर अत्यंत आभारी हूँ कि आज उन्होंने मुझे ये मौका दिया मैं आपके सामने बैठकर कुछ विषयों पे आलोचना करूँ। जी, आज हम बात करते हैं कुछ यंग वुमेन की जो हाल ही में कॉलेज पास आउट करके चाहती हैं इंडिपेंडेंट बनना, चाहती हैं कदम रखना ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोफेशनल दुनिया में। आपके पास प्रोफाइल तो है, डिग्री भी मिल गई, पर फिर भी आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि रिक्रूटर्स ढूंढते हैं कुछ अलग, वो है आपका नॉलेज। अगर आपके चारों ओर क्या घटनाएं घट रही है, अगर आप इस बारे में आपको ज्ञान ना हो तो ये एक गलत इंप्रेशन छोड़ती है। आपसे विनती है कि आप जाकर वीडियोस देखें, उपलब्ध ऑनलाइन मीडिया देखें, बुक्स पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, जर्नल्स पढ़ें और इससे अपडेटेड रहें। जी हाँ दोस्तों, आइए बात करते हैं अब कुछ टिप्स पे जो आपको महत्वपूर्ण बातें बताएंगी कि किस तरह से आपके ऑर्गेनाइजेशन की बिहेवियर, कल्चर, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स पे आप ध्यान दें। सबसे पहला और महत्वपूर्ण टिप ये है कि कभी सीखना ना भूलें। सीख एक ऐसी चीज़ है जिसे जब तक हम जीवित हैं हमें सीखना चाहिए। अपनी गलतियों से सीखें, अपनी फेलियर से सीखें। टिप नंबर 2 ये है कि अपना माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा। अब तक तो थी आप कॉलेज में, अब है आप ऑर्गेनाइजेशन में। आपको प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयर पे फोकस करके आपको अपना काम करना पड़ेगा। टिप नंबर 3 आपके लिए ये है कि आप है इंडिपेंडेंट पर आपको एज अ टीम लेवल पे परफॉर्मेंस आपका देखा जाएगा कि आप कितने अच्छे टीम प्लेयर हैं। जी हाँ, नेक्स्ट स्टेप आपके लिए ये रहेगा कि आप खुद के काम के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल रहें और खुद ही जवाबदेही रहे। उसके बाद जो टिप आपको मैं बताने वाली हूँ वो है बड़ा ही ज़रूरी, क्योंकि ये जॉब होगा आपके लिए पहला जॉब और आपको इस जॉब को बनाना पड़ेगा एक मौका ताकि आप अपनी कदम प्रोफेशनल दुनिया में अच्छे से टिका पाए। इन टिप्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो उम्मीद है आप हमेशा हर ऑर्गेनाइजेशन में सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। इन सब के बाद आता है समय का ज्ञान। अगर आप में समय का ज्ञान ना हो तो आपको लोग गैर जिम्मेदार तक समझ सकते हैं। आपकी योग्यता, आपकी लर्निंग और आपकी अखंडता पे सवाल उठ सकता है। तो दोस्तों, समय का पालन हमेशा करें क्योंकि समय ही आपको अनुशासित करती है। और इन सब चीज़ों से पता चलता है कि आपकी मानसिक स्थिति कैसी है। जितना आपका मानसिक स्थिति स्टेबल होगा उतना ही आप एक्टिव रह पाएंगे। और मानसिक स्थिति कब स्टेबल होता है? जब आपकी शारीरिक स्थिति अच्छी रहेगी। उसके लिए नियमानुसार साइकिलिंग एवं अन्य व्यायाम करना अनिवार्य है। अगर आप इन सब चीज़ों को करते हैं
तो आपको आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है वो उभर कर आएगी। आप सब में आपको लोग महत्व देंगे, आपको लोग कहेंगे कि आप एक ट्रेंड सेटर हैं, आप एक उदाहरण बन सकते हैं सबके लिए। दोस्तों, एक ओवरऑल पर्सनालिटी, एक अच्छा शरीर, अच्छा मन ही एक अच्छा इंसान बना सकता है। अगर आप खुश हो तो ही आप आसपास के लोगों को खुश कर सकते हो। आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। खुश रहे, सफल रहे। धन्यवाद। तो चलिए अब हम बात करते हैं देश के यूथ से स्पोर्ट्स और फिटनेस के बारे में। हेलो गाइस, बात करते हैं हमारे यंगिस्तान से और जानते हैं इनकी विशेष टिप्पणी। तो गाइस, आप लोग एक बात बताइए कि स्पोर्ट्स एंड फिटनेस का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में? इम्पॉर्टेंस तो काफ़ी है। आई थिंक सबको स्पोर्ट है, कोई ना कोई स्पोर्ट अडॉप्ट करना ही चाहिए और एज सून एज दे कैन, दैट्स बेटर फॉर देयर हेल्थ एज वेल। उससे हम फिट रहते हैं। स्पोर्ट्स रेगुलर बेसिस पे ज़रूरी है और फिट रहने से मतलब यंग दिखेंगे और हेल्थ अच्छी रहेगी। कितना टाइम आपके हिसाब से डिवोट करना चाहिए एक पर्टिकुलर फिजिकल एक्टिविटी में? As a kid, if you are spending around 4 to 5 hours outside, or at least 2 to 3 hours nowadays at least, not by current scenario, but at least 2 to 3 hours in a day you should spend outside. Either play any sport or go to gym or anything. Just be fit and be healthy. रेगुलर रहेंगे तो उसका बेनिफिट रहेगा। अगर एक दिन करेंगे, एक दिन फिर उसका छोड़ देंगे उसको, फिर उससे उसका इफेक्ट नहीं रहेगा ना इतना अच्छा। बस इसलिए रेगुलर रहना ज़रूरी है। एटलीस्ट अगर हम 1 hour भी करें डेली, बस रेगुलर रहें तो हो जाएगा। काफ़ी टाइम लोग डिवोट नहीं कर पाते हैं, अपने जॉब में काफ़ी बिजी हैं या अपने कॉलेज प्रोजेक्ट्स में काफ़ी बिजी हैं, तो टाइम डिवोट ही नहीं कर पाते हैं वो लोग फिजिकल फिटनेस के लिए। तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? मुझे लगता है कि इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। ऐसा नहीं कि टाइम नहीं है, टाइम निकाला जा सकता है। अभी आप लोग देखते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग में लोग बहुत ज़्यादा इंडल्ज रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप आधा घंटा निकाल सकते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि निकालना मुश्किल है आधा घंटा। अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो घर में योगा वगैरह कर सकते हैं। आजकल इतना सब कुछ ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स वगैरह अवेलेबल हैं, तो आप सीख सकते हैं। तो आजकल का लाइफस्टाइल इतना फास्ट हो चुका है कि लोग एक्चुअली अपने फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते, तो स्पोर्ट्स तो काफ़ी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। आजकल पिछले सालों से काफ़ी फीमेल एथलीट्स आ रही हैं, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक एंड ऑल, फोगाट सिस्टर्स, एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। तो आपको क्या लगता है स्पोर्ट्स का फ्यूचर में क्या स्कोप है फॉर वुमेन? आज कहीं भी ऐसा नहीं रहा कि दोनों जेंडर्स में कुछ भी इनइक्वालिटी रही नहीं है, तो स्पोर्ट्स में भी अगर वो चीज़ हट रही है, ये अच्छा ही है एज अ कंट्री हमारे लिए। So, nowadays I don't see any discrimination why women can be any less than men actually. So scope is immense. Whichever sport you want to play, they can. There is no gender discrimination based on the कि लड़की स्पोर्ट खेल सकती है, लड़का खेलता है, लड़की नहीं खेल सकती। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन दैट। अच्छा है वो स्पोर्ट्स में जाए। Exactly. गवर्नमेंट का काफ़ी है। हम भी सपोर्ट करें, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे तो फिर उनके लिए बेटर होगा। इट्स अ गुड थिंग। मतलब अपना कंट्री का प्राइड करेंगे तो, और जैसे साक्षी मलिक ये सब करते हो, बेस्ट है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम। सो एग्जैक्टली गाइस, स्पोर्ट्स अगर आप परस्यू करेंगे तो ऑफकोर्स वो आपको हेल्दी रखेगा एंड स्पोर्ट्स करने का बहाना ढूंढे गाइस, ताकि आप खुद को एक्टिव और फिजिकली फिट रखें। टीम वर्क इज़ वेरी एसेंशियल, क्योंकि ये आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्प करेगा और कॉलेज लाइफ में भी हेल्प करेगा। और साथ साथ में गाइस, वुमेन के लिए स्पोर्ट्स इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग थिंग। दे कैन मेक देयर ओन चॉइस, लेकिन गवर्नमेंट और लोगों को सपोर्ट करना चाहिए उन्हें, ताकि वो आगे बढ़े और अचीव कर सकें हमारे इंडिया के लिए। थैंक यू हर्ष। हम सब MC मैरी कॉम को तो जानते ही हैं, तो उन्हीं से इंस्पायर्ड है हमारी अगली यंग बॉक्सिंग चैंप आकांक्षा मिश्रा, जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुकी हैं। तो आइए देखते हैं उनकी कहानी। मेरा नाम आकांक्षा है और मैं एक प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ। मेरी एज 23 इयर्स है और मैं इंडिया के लिए खेल चुकी हूँ 4 बार, और मैं अभी भी बॉक्सिंग कर रही हूँ प्रोफेशनली। जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी वहाँ पे कुछ लड़कियाँ बॉक्सिंग करती थी और मैं शुरू से ही स्पोर्ट्स में काफ़ी इन्वॉल्व थी। उसके बाद मैंने 2 महीने की जो समर वेकेशंस होते हैं उसमें मैंने शुरू किया। उसके बाद एक पहला टूर्नामेंट खेला जिसमें कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट था, गोल्ड था। उसके बाद मैंने बॉक्सिंग शुरू की और खेलती गई, और 2012 नेशनल में मेरा सिल्वर मेडल आया। उसके थ्रू मैं इंडिया कैंप में गई। वहाँ से 2013 जनवरी में मैंने अपना पहला इंटरनेशनल खेला, दैट वाज माय डेब्यू, एंड आई गॉट सिल्वर मेडल ओवर देयर टू।
बहुत ही मोटिवेशनल था वो मेरे लिए, फैमिली के लिए। बॉक्सिंग एक बहुत ही टेक्निकल स्पोर्ट है। ऐसा नहीं है कि आप पे स्ट्रेंथ है और आपने किसी को मारा और वो गिर गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू जस्ट नीड टू गो विद अ वेरी गुड टेक्निक। और बॉक्सिंग एक ऐसा स्पोर्ट है, बहुत ही मनी फ्रेंडली स्पोर्ट है, कोई भी परस्यू कर सकता है। अगर आप बॉक्सिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले मेक श्योर एक अच्छी एकेडमी ज्वाइन करें जहां आपको कॉन्फिडेंस हो कि आपको एक गुड कोचिंग मिलेगी, आपको अच्छे पार्टनर्स मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। हैव डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप स्पोर्ट्स ले लो, किसी भी करियर को आप अगर परस्यू करना चाहते हैं, आप स्पोर्ट्स में हो तो आपका न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है कि आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। ऑलराइट, अगर आप 2 टाइम की प्रैक्टिस कर रहे हो, रियली नीड टू गो फॉर लाइक 8 to 9 hours स्लीप। फीमेल बॉक्सर्स बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि बॉक्सिंग एक कॉम्बैट स्पोर्ट है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि खुद को सेफ कैसे करना है, सामने हिट कैसे करना है। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है एक लड़की के लिए कि अगर वो किसी भी डेंजर में है जहाँ उसको खुद को सेफ करने की ज़रूरत है, खुद को सेफ करना बहुत ईजी हो जाता है। अगर हम सेफ्टी पे काम करना चाहते हैं, स्पेशली वुमेन के लिए, सबसे पहले हमें ब्लेम करना बंद करना पड़ेगा लड़कियों को। वी जस्ट नीड टू टीच आवर बॉयज़ हाउ टू बिहेव विद अ वुमेन, हाउ टू बिहेव विद अ गर्ल। हम हर लड़की को इतना कॉन्फिडेंट बनाएं, मेंटली और फिजिकली वो इतनी स्ट्रांग हो कि वो किसी से लड़ पाए सामने से। आई जस्ट कैन नॉट इमेजिन माई सेल्फ विदाउट बॉक्सिंग। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रही होती बॉक्सिंग के बिना। तो शुरू से ही मेरा सिर्फ बॉक्सिंग ही रहा है और मैं बॉक्सिंग में ही रही हूँ। बिल्कुल सही बात कही आकांक्षा ने कि लड़कियों को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो बाहर दुनिया में किसी भी सिचुएशन से डील कर सकें। उन्होंने विमेन सेफ्टी को भी हाईलाइट किया, जिसके बारे में हम कुछ देर में बात करेंगे। तो दोस्तों, आकांक्षा से हमने ये समझा कि बॉक्सिंग स्पोर्ट सभी के लिए है। अगर आप इस क्षेत्र में 10,000 घंटे दे सकते हैं तो आप भी बन सकते हैं एक्सपर्ट। दोस्तों, देरी किस बात की है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि हमारे इस क्विज़ में आप भाग ज़रूर लीजिए, क्योंकि जीतने वालों को मिल सकता है JKD मार्शल आर्ट्स की तरफ से पासेस, जो योगा, फंक्शनल फिटनेस और मार्शल आर्ट्स जैसे चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। पहला सवाल, ऐसी कौन सी वुमेन्स चैम्पियन एथलीट है बॉक्सिंग में जो अपने पूरे करियर में कभी नहीं हारी? हिंट इज़ मोहम्मद अली। एंड दूसरा सवाल है कि शाहरुख खान ने कौन सी फिल्म में एक वुमेन्स हॉकी टीम के कोच का रोल का अभिनय किया है? अपना जवाब दें www.mapofme.in और जल्दी कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये पहले 20 सही जवाब देने वालों को ही मिलेगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले कसरत के खिलाड़ी की ओर। ये एक नेशनल लेवल 100 मीटर स्प्रिंटर हैं। सुनते हैं शैली से। मेरा नाम शैली अरोड़ा है। मैं 21 ईयर्स की हूँ। आई एम स्पोर्ट्स पर्सन इन एथलेटिक्स 100 मीटर रेस। मेरी मम्मा को स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है एंड वो भी इस चीज़ की नेशनल प्लेयर रह चुकी हैं, और इस वजह से वो चाहती हैं कि मैं इस फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ूँ। तो इस वजह से मैं 2nd क्लास से ही स्पोर्ट्स में हूँ और मैंने एथलेटिक्स के एंड फुटबॉल के बहुत सारे नेशनल्स भी खेले हुए हैं। जब मैं 100 मीटर करती हूँ तो उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि हाँ 100 मीटर कब स्टार्ट हुई है कब ख़त्म हुई है हमें नहीं पता लगता, तो उसमें सबसे ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। तो मैं 5 और 4 किलोमीटर इस वजह से करती हूँ कि मैं अपना पावर बिल्ड कर सकूँ और उस चीज़ पे देख सकूँ कि हाँ कि मैं कितने टाइम पे अपने 100 मीटर कर सकती हूँ। इसमें बेसिकली बहुत सारी टेक्निक है। आपकी स्टार्टिंग पॉइंट, आप स्टार्ट कैसे करते हो, आप कैसे खड़े हो रहे हो उस फील्ड में, और आप कैसे भाग रहे हो, ठीक है। आपका हर एक चीज़ पॉइंट नोट होता है वहाँ पे कि आपकी एंडिंग क्या है और आपकी स्टार्टिंग क्या है। मैं कुछ टेक्निक्स बताती हूँ। अगर किसी को रनिंग में आना है तो हम उसको स्टार्ट बताएंगे सबसे पहले कि हम स्टार्ट कैसे करें। उस फील्ड में आपकी बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, आप कैसे रन करो, आप सामने वाले पर्सन को रनिंग करते वक्त भी कैसे अपनी तरफ मोटिवेट कर सकते हो। जो सेफ्टी रूल्स हैं उसके ये हैं कि आपको प्रॉपर ड्रेसअप होना पड़ता है और आपको रनिंग शूज़ एक आते हैं, आपको वहाँ से शॉप से बाय करने पड़ेंगे। आपके पास एक मेडिकल किट भी होनी चाहिए। कभी भी नहीं पता होता कि आपको इंजरी कब हो जाए। स्पोर्ट्स में लड़कियां इसी रीज़न से नहीं है कि पेरेंट्स ऐसे कहते हैं आप लड़की हो आप घर के अंदर ही रहो, आपकी एजुकेशन करके आप 12th पास आउट करके आप उनको शादी कर देते हो। तो ये सबसे गलत है। लड़कियों को भी जीने का हक है जितना लड़कों को होता है। मैं लोगों को इंकरेज करना चाहूँगी कि वो घर से बाहर निकले, स्पेशली लड़कियों को, कि वो स्पोर्ट्स में आए, खेले, एक बार देखें कि हाँ आपको कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है। आप अपनी फिटनेस देखो, घर पे बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। प्लीज़ आप स्पोर्ट्स में एक बार अपना करियर बना के देखें। वेल सेड शैली।
गर्ल्स, आई होप कि आपने उनकी बात पे ध्यान दिया होगा। लड़कियों को भी उतना ही जीतने का हक है जितना कि लड़कों को है। पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ताकि वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप कर सके। अरे हर्ष, ये तुम्हें क्या हो गया? मैं कुछ सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स प्रैक्टिस कर रहा था ताकि मैं अपनी और कुछ खूबसूरत औरतों की हिफाजत कर सकूं। तुम रहने दो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लड़कियां अपनी हिफाजत खुद कर सकती हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो तुम्हारी भी। बस ये आसान सी सेल्फ डिफेंस मूव्स प्रैक्टिस करें। मेरा नाम बिंद्या शर्मा है। आई थिंक जो फिटनेस को फॉलो करते हैं वो ज़रूर मुझे जानते होंगे। आई एम दी ओनली इंडियन WBFF प्रो, दैट इज़ वर्ल्ड्स ब्यूटी फिटनेस एंड फैशन। आई रन अ जिम इन मालवीय नगर, जहाँ हम डिफरेंट टाइप के एथलीट्स को रेडी करते हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स पे वर्क करते हैं। आज हम बताएंगे सेल्फ डिफेंस में। मैं आपको बहुत ही स्पेशल किसी से मिलवाने वाली हूँ आज, जो MMA फाइटर हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि फीमेल्स को ज़रूर से सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। पहले एक दो चीज़ें हम ज़रूर से बताएंगे कि क्या आपको रोड पे चलते हुए सेफ्टी रखनी चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप रोड पे चल रहे हैं। तो आज का पहला मूव बहुत ही सिंपल है, रिस्ट ट्विस्टिंग। सो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है और नॉर्मली कैसा होता है कि अगर आप फ़ोन लेके चल रहे हैं हाथ में और सामने से कोई फ़ोन लेने ही आए तो ये उसके लिए है। ध्यान से देखिएगा। हमारा दूसरा एक्शन है नेक होल्डिंग। फ्रंट से अगर आपका कोई ऐसे गला पकड़ ले तो आपको कैसे छूटना है। जब आपको कोई ऐसे पकड़े तो आपको फोन ऐसे मारना है और ऐसे करके मार के फिर भाग जाना है। थर्ड एक्शन हम कर रहे हैं कि अगर पीछे से आपकी नेक को किसी ने पकड़ा हो या आपको पकड़ा हो तो कैसे आप अपने आप को छुड़ा सकते हैं। यहाँ से पकड़िए रिस्ट को, अपना लेग लॉक करा यहाँ नीचे से, शोल्डर पकड़ा। नाउ अब शोल्डर से पूरा बॉडी को उठा के नीचे फेंक दिया। इसीलिए बोलते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अपने वेट ट्रेनिंग पे ज़रूर फोकस करिए और स्ट्रॉन्ग बनिए ताकि आप फ्लिप कर सकें। जब भी आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कोई वेपन अपने साथ रख सकते हैं। मैं हमेशा अपने साथ ये स्टिक रखती हूँ और ये बहुत ज़ोर की लगती है, ईजी टू कैरी। इसको ऐसे फ्लिप करूँगी, ये खुल जाएगी और लॉक हो जाएगी और ये बंद भी हो जाएगी। सो मैं इसको अपने कपड़ों के अंदर रखती हूँ। इसका ओपन एरिया ऊपर की तरफ होता है और ये अंदर साइड में होता है कि किसी दूसरे को नहीं दिखता है कि आपने क्या अंदर पहना हुआ है। जैसे आप कहीं भी खड़े हैं या कुछ भी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं एंड समबडी अटैक्स यू फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से अगर आपके पास हमला होता है तो आप रेडी नहीं हैं ऑब्वियसली कि आप पे अटैक होगा, तो आप थोड़ा झटपटाएंगे। पहले एक चीज़ का ध्यान रखिए कि लेग्स हमेशा थोड़े वाइड रहें ताकि आपके लिए आसान हो जाए किसी को भी फ्लिप करने के लिए, क्योंकि वेट है उसके लिए आपको स्टेबिलिटी चाहिए। अगर मैं ऐसे करूँगी तो मेरा खुद ही वेट अपना नहीं संभल पाएगा, अगर मैं ऐसे रहूँगी तो मैं स्टेबल रहूँगी। तो जैसे इन्होंने मुझे पकड़ा, जस्ट टुक दिस आउट एंड हिट द शिन बोन बहुत ही ज़्यादा ज़ोर की यहाँ पे लगती है। इनको मारिए और गिरा दीजिए और मारते रहिए और भाग जाइए। ये थी कुछ ऐसी टेक्निक्स जिससे आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। वी हैड अ ब्लास्ट एंड स्टे सेफ। आई होप कि हम आपको कुछ सिखा पाए और आप इनको ज़रूर से यूज़ करिए। बहुत ही बढ़िया डेमोन्स्ट्रेशन दिया WBFF प्रो एथलीट बिंद्या शर्मा ने। 26 स्टेप्स में स्टेप 10 आत्मरक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस बहुत ही ज़रूरी है हमारे जीवन में। जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आपको हानि पहुंच सकती है तो इन टेक्निक्स का इस्तेमाल ज़रूर करें अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर आप इनको रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है। इसीलिए आप प्रतिदिन प्रैक्टिस करें ताकि ये आपकी मस्कुलर मेमोरी बने और आप एकदम से रिएक्ट करें ऐसे सिचुएशंस में। इवन बेटर,
सेल्फ डिफेंस क्लासेस में एनरोल कीजिए हमारे इस क्विज में भाग लेके और आप जीत सकते हैं JKD मार्शल आर्ट्स के पासेस। तो पहला सवाल, वर्ल्ड की ऐसी कौन सी फीमेल बॉक्सिंग चैंपियन है जो अपने पूरे करियर में कभी नहीं हारी? और दूसरा सवाल, शाहरुख खान ने कौन सी फिल्म में इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम के कोच का रोल निभाया था? तो साइन अप कीजिए हमारी वेबसाइट www.mapofme.in पे और जल्दी से अपने आंसर्स हमें भेजिए, क्योंकि ये पहले 20 सही जवाब देने वालों को ही मिलेगा। वैसे दोस्तों, फिल्म के एक्शन सीक्वेंस देखने में तो बड़ा मजा आता है। ये भी एक स्पोर्ट है। पार्क्योर या फ्री रनिंग आपको रखता है ओवरऑल फिट। चेक इट आउट। जब मेरे घर में मैंने खुद ही बताया था, मैंने वीडियो दिखाई थी मम्मी को कि मम्मी देखिए मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है करो, लेकिन चोट नहीं लगनी चाहिए। पहले मैंने अपनी फैमिली को बताया नहीं था। मेरी फैमिली को लगता था मैं डांस कर रहा हूँ, डांस के लिए सब चीज़ें कर रहा हूँ। तो मेरी जब 1-2 वीडियोस आ गई यूट्यूब पर, उसके बाद मैंने घर वालों पर मम्मी को बताया, पापा को बताया कि मम्मी मैं ये करता हूँ, ये पार्कोर है, मैं डांस नहीं करता। तो पहले तो मम्मी पापा ने सपोर्ट नहीं किया कि नहीं तो घर पे बैठती हो, कुछ नहीं करना। उसके बाद उनको समझ में आ गया कि हाँ ये लड़का जो करता है सेफ्टली करता है। हम अपन कुछ भी करने से पहले उसको बहुत बार ट्राई करते हैं नॉर्मल ज़मीन पे। अगर हम कुछ भी चीज़ें हाइट पे कर रहे होते हैं 6 फुट 7 फुट, उससे पहले हम ग्राउंड लेवल पे इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमें ग्राउंड लेवल पे पूरा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये चीज़ हम कर सकते हैं कहीं भी। काफ़ी टाइम होता है कि हम नीचे चीज़ें कर रहे होते हैं, छोटी मोटी चीज़ें, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें में ज़्यादा चोट नहीं लगती, छोटी मोटी चीज़ें जैसे 5 फुट का गैप है, उस पर हम जंप कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, तो वहाँ पे हमारा पैर मुड़ गया, एंकल मुड़ गया, गिर गए, वहाँ पर चोट लग गई। तो ज़्यादा जो रिस्क रहता है वो हाई लेवल की चीज़ों में नहीं रहता, लो लेवल की चीज़ों पर रहता है रिस्क करना। सबको सीखना चाहिए पार्कोर, क्योंकि पार्कोर बहुत अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी फिजिकल फिटनेस के लिए, मेंटल फिटनेस के लिए। क्योंकि हम जब पार्कोर करते हैं हम मेंटल बहुत अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कुछ भी करने से पहले कि हमें कैसे करना है, क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करते हैं। फिटनेस है, अगर आप किसी भी सिचुएशन में इमरजेंसी में फंसे हो आप उसका यूज़ कर सकते हो, वहाँ से अपने आप को सेफली बचा सकते हो। गिरते हो फ़ौरन सेव कर लेते हो, क्योंकि हम पार्कोर में बहुत बार गिरते हैं और हमें पता है कि सेव कैसे करना है। गिरते हम फ़ौरन सेव हो जाते हैं। हमारी टीम में ही बहुत सारी गर्ल्स हैं जो पार्कोर कर रही हैं, जो क्लास ये लेता है ट्रेनिंग में, उसमें आती हैं 4-5 गर्ल्स जो करती हैं पार्कोर। वो हमसे मतलब लड़कों से पूरा कम्पीट करती हैं। पार्कोर स्कूल में सिखाना चाहिए छोटे बच्चों को, कम से कम नॉर्मल जंपिंग, चढ़ना उतरना इतना तो आना चाहिए बच्चों को कि वो कहीं से भी चढ़ सके, उतर सके, अपने आप को बचा सके। मतलब पार्कोर का जो परफेक्ट एज है सीखने की वो 8 से 9 साल है। अगर एक बच्चा 8 से 9 साल में अगर पार्कोर सीखने लग जाता है ना, तो अगर वो मान लो किसी और को भी नहीं बचा पा रहा है लेकिन खुद की सेफ्टी कर सकता है। पार्कोर स्पोर्ट्स सबके लिए। सो स्टे फिट, स्टे हेल्दी, कीप डूइंग पार्कोर। वेल दोस्तों, ये दिखने में मुश्किल लगता है लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। अगर आप किसी भी फील्ड में 10,000 घंटे देते हैं तो आप भी अक्षय कुमार की तरह स्टंट्स कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि ट्रेन प्रोफेशनल से क्लासेस लें और फुल प्रिकॉशंस लें, हर्ष की तरह नहीं। मम्मी। वेरी गुड, अच्छा हुआ, और बनो हीरो। इसीलिए कहा था कि सेफ्टी के साथ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं हर्ष, तुम भी प्रैक्टिस करो और क्या पता अगले एपिसोड में तुम ही अक्षय कुमार बन के आओ, है ना। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। याद रखिए कि फिटनेस बहुत जरूरी है। मैं आस्था इसी के साथ चलती हूँ, फिर लौटूंगी मैप ऑफ मी के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपने फ़ोन के ब्राउज़र पे www.mapofme.in टाइप कीजिए और एंटर करें। वेबसाइट पे साइन अप करें और अपने डिटेल्स दें। लॉगिन करने के बाद आप मेक अ न्यू लाइफ प्लान पर क्लिक करें। 26 स्टेप्स का इंट्रोडक्शन और मॉम आईडी असाइन होने के बाद आप शुरू करें अपनी मैप ऑफ मी की 26 स्टेप्स टू मेक अ न्यू लाइफ प्लान की जर्नी। स्टेप 7 यानी ऑल अबाउट प्लान बी से। हर्ष,
मेरा सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ। कोई बात नहीं मिनी, क्या तुमने कोई दूसरे करियर ऑप्शन के बारे में सोचा? दूसरा ऑप्शन मतलब? यानी कि एक बैकअप प्लान। अगर प्लान ए नहीं तो बी सही। इसके बारे में सोचा ही नहीं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मेक अ न्यू लाइफ प्लान के 26 स्टेप्स में से स्टेप नंबर 7 यानी प्लान बी के बारे में। जी हाँ, प्लान बी का क्या मतलब होता है अब आप ये सोच रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, जब आपका प्लान ए यानी कि आपका मेन प्लान आपके लक्ष्य तक पहुंचने का फेल हो जाता है या काम नहीं आता तो आप प्लान बी बनाते हैं। अगर प्लान ए नहीं तो प्लान बी ही सही। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो प्लान ए को ही लेके चलते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। तो ये हर किसी पे डिपेंड करता है, लेकिन बैकअप के लिए आपको प्लान बी जरूर रखना चाहिए। दोस्तों एक बैकअप प्लान का होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। काफ़ी सारे उद्यम ऐसे हैं जिन्होंने सक्सेस हासिल की एक बैकअप प्लान के जरिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बैकअप प्लान आखिर होता क्या है। आप कोई भी प्लान बी बनाइए जो आपके प्लान ए से थोड़ा हटके है। आप पर्यावरण को बचाने में मदद भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे उद्यम ऐसे हैं जो हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए काफ़ी सारे कैंपेन्स जो है वो होस्ट कर रहे हैं। तो इस अच्छी सोच का हिस्सा बने और हमारे पर्यावरण को हानि ना पहुंचाने में मदद करें। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे अपने बैकअप प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए तो अपना बुलेट जर्नल खोलें और उन लोगों के पास जाए जो जोरों शोरों से काम कर रहे हैं। चाहे वो बी कीपर हो सकते हैं या फिर वो ऑर्गेनिक फार्मर हो सकते हैं। उनसे जाके ये पूछे कि उनका प्रोडक्ट क्या है, उनके प्रोडक्ट की मेन फीचर्स क्या है, कितने में वो अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, उनके प्रोडक्ट के कस्टमर्स कौन है, कैसे उन्होंने अपनी बिजनेस की शुरुआत की, उनका खर्चा कहाँ होता है, क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत होती है वो अपना बिजनेस चलाने के लिए। आदि ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका आप जवाब पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों दिस वाज इट फॉर टुडे। ये था हमारा आज का एपिसोड प्लान बी के बारे में। आई होप आप सभी को आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अब अगले एपिसोड में हम बात करेंगे डीलिंग विद प्रेशर के बारे में। आई नो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए मेरे और हर्ष की तरफ से अलविदा। Hey everybody and welcome to the 8th episode of Map of Me। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे स्ट्रीट आर्ट के बारे में और आपको मिलवाएंगे कुछ कलाकारों से और सुनाएंगे उनकी कहानियाँ। सीखना चाहते हो पेंटिंग तो दीजिए इन 2 आसान से सवालों के जवाब। स्ट्रीट आर्ट पहले के ज़माने में इतना फेमस नहीं था, लेकिन लास्ट एक डेकेड में इसने बहुत पब्लिसिटी गेन की है। आप बस निडर रहें और पैशन से अपना आर्ट बनाते रहें और लोगों को अपने आर्ट से एजुकेट करते रहें। everybody and welcome to the 8th episode of Map of Me। मैं हूं आपकी होस्ट आस्था और मेरे साथ है मेरे को-होस्ट हर्ष। हाय आस्था, कैसी हो तुम? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे स्ट्रीट आर्ट के बारे में और आपको मिलवाएंगे कुछ कलाकारों से और सुनाएंगे उनकी कहानियां। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैप ऑफ मी के पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कुछ कसरत के खिलाड़ियों से जिन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत सफलता प्राप्त की। इन्होंने हमें प्रोत्साहित किया कि अगर आप में वो पोटेंशियल है तो आप मेहनत करके अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इनफैक्ट हमने लड़कियों को ज़्यादा हाईलाइट किया कि वो भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। अगर आप में भी टैलेंट है तो आप उसको अपना प्रोफेशन ज़रूर बनाएं, क्योंकि जब पैशन प्रोफेशन बनता है तो उससे ज़्यादा खुशी की बात कोई नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये प्रो टिप वीडियो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शैली कौशिक है और मैं बीटी में काम करती हूँ। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में यदि कोई पूछे कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है तो यकीनन ये कहना गलत नहीं होगा कि अपने साथ साथ अपने काम और परिवार को समय दे पाना सबसे बड़ी चुनौती है। काश कोई ऐसा मंत्र होता जो इन सब कामों में हमारी मदद कर पाता। तो आइए ऐसे ही कुछ मंत्रों को जानते हैं जिन्होंने मुझे मदद की। सबसे पहला मंत्र है अपनी प्रायोरिटीज सेट करें, यानी कि प्राथमिकता तय करें। अपने परिवार, हॉबीज, फ्रेंड्स, सोसाइटी, समाज, इन सब के लिए समय सीमा निर्धारित करें, क्योंकि दिन में केवल 24 घंटे ही होते हैं और उन्हीं में से आपको इन सब के लिए समय निकालना है। तो इन सब के लिए एक शेड्यूल तैयार करें कि कब कौन सा काम करना है। चलिए मैं इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ।
मैं अपने पूरे हफ्ते का मेन्यू का एक चार्ट बनाकर फ्रिज पे लगा देती हूँ, जिससे ये सोचना नहीं पड़ता कि आज क्या बनाऊं। इसी तरह से कोई सामान घर में ना रहे तो उसे नोट कर लेती हूँ और छुट्टी वाले दिन जाकर उसे ले आती हूँ। दूसरा मंत्र है मदद ले, यानी कि आस्क फॉर हेल्प। घर हो या ऑफिस, यकीनन ही आपके साथ कुछ ऐसे भरोसेमंद लोग होंगे जो आपको हमेशा मदद और सपोर्ट करते होंगे। ऐसे लोगों को पहचानिए और उनके साथ अपनी जिम्मेदारियां शेयर करें। एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ। यदि आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो घर के बड़े हों या बच्चे आपकी दिनचर्या में काफी मदद कर सकते हैं, जैसे कि पौधों में पानी डालना, बाजार से सामान लेकर आना, डस्टिंग करना। इवन न्यूक्लियर फैमिली में भी आपका पार्टनर या आपके भाई बहन या पड़ोसी कुछ न कुछ मदद तो कर ही सकते हैं। आखिरी और सबसे जरूरी मंत्र है खुद को ना भूलें। अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सबसे जरूरी है आपकी सेहत। तो एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन के द्वारा अपनी सेहत का ध्यान रखें। साथ ही साथ अपने काम करने का अनुभव अपने घर के बच्चों के साथ भी बांटें। और हाँ, अपनी हॉबीज के लिए समय निकालें। अपना फेवरेट शो देखिए, लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, अपने परिवार के साथ छोटी छोटी पिकनिक और पार्टी करें और इन्हीं छोटे छोटे लम्हों में खुशियों का संसार ढूंढें। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि इन कुछ मंत्रों ने मुझे मदद की और आशा करती हूँ आपको भी ये मदद करे और आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद। तो अब चलते हैं हर्ष के पास, जो जानेंगे लोगों से कलाकारी के बारे में। चलिए देखते हैं। हेलो गाइस, बात करेंगे हमारे यंगिस्तान से और जानेंगे इनकी विशेष टिप्पणी स्ट्रीट आर्ट के बारे में। तो आप मुझे बताइए कि कहाँ कहाँ आपको अच्छे स्ट्रीट आर्ट देखने को मिलता है? अच्छे स्ट्रीट आर्ट्स मेरे को लोधी कॉलोनी जैसे कि है, और आपका ये रामदेव मंदिर, और एक सेकंड मैंने किधर देखा है DU कैंपस एरिया में काफ़ी मिलता है। तो मतलब अच्छा है, काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब एक दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स में भी मैंने देखा है गांधी जी का बहुत बड़ा सा अच्छा बना हुआ है, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को। सीरियसली बहुत अच्छा है। मैंने सबसे बढ़िया देखा था मंडी हाउस के पास, मेट्रो स्टेशन मंडी हाउस के पास में बना रखा है। खूब सुंदर उन्होंने बनाया है, तो डिज़ाइन बनाया है हाथों से। लड़के आते मेहनत करते, देखने में बहुत अच्छा लगता है। क्यों आपको लगता है ज़रूरत है हमारे शहरों में स्ट्रीट आर्ट की? देखिए, आजकल के जैसा हम देखते आ रहे हैं, रोज़ देखते हैं, लोगों के अंदर वो नहीं है। एक भावना होती थी ना, अच्छी भावना, वो चीज़ें कम हो रही है लगातार। और ये चीज़ें जो है, अगर हमारे अंदर एक कला नहीं रहेगी ना, तो ये चीज़ें और ख़त्म होती जाएंगी। इंसान तब तक ही इतना वो रहता है, संवेदनशील जब तक नहीं रहता है तब तक कुछ काम नहीं होता है। और संवेदनशीलता ख़त्म हो जाएगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वही वाली बात हो जाएगी कि लोग बोलते हैं कि बुराई बढ़ रही है। वो इसीलिए बढ़ती है क्योंकि आदमी के अंदर की कला निकल ही नहीं रही है। हम अपने अच्छी चीज़ों में कुछ चीज़ करते हैं, जब कुछ बनाते हैं तो हमारे अंदर की चीज़ निकलती है बाहर, वो चीज़ होनी चाहिए। तो स्ट्रीट आर्ट में मैं बारे में ये बोलना चाहूँगा कि थोड़ा एम्बियंस अच्छा होता है जगह का, देखने में लुकिंग वाइज अच्छा हो जाता है। बाकी जैसे झुग्गी झोपड़ियाँ वगैरह होती हैं, कल्चरल एरिया होते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है उस देखने के लिए ना। इसको तो मतलब काफ़ी अच्छा है कुल मिला के, वर्किंग अच्छी है। और इसको हम आगे एज ए प्रोफेशनल भी ले सकते हैं आने वाले टाइम में, जो मतलब वो इसमें हैं लगे हुए हैं, मतलब जिनको चाहते प्रोफेशनल बनाना इसको, तो उसमें भी ले सकते हैं इसको। सो आप ऐसे इंकरेज करना चाहेंगे यंगस्टर्स को कि स्ट्रीट आर्ट टेकअप करें और हमारे शहर को ब्यूटीफाई करें? बिल्कुल, मैं बिल्कुल हाईली रिकमेंड करूँगा इस चीज़ को कि मतलब स्ट्रीट आर्ट को हम फॉलो करें या फिर हम इसके ओर जाएँ। काफ़ी अच्छा है। किसी करंट स्ट्रीट आर्टिस्ट से आप वाकिफ़ हैं जो करते हैं हमारे दीवारों में बहुत बढ़िया पेंटिंग्स? लड़के तो वैसे सबसे ज़्यादा तो मैं देखता हूँ नए लड़के आते हैं, कम से कम 18 से 20 साल के लड़के होते हैं, वो कोशिश करते हैं। कई बार मैं देखता हूँ मंडी हाउस के पास भी जब जाता हूँ तो वहाँ पे वो लड़के कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपना कलाकृतियाँ वो लिखते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपने मन से अपने आप को उभारने की कोशिश करते हैं, और वही चीज़ अच्छी लगती है देखने में। ज़्यादातर तो आपको मैं देखता हूँ नए लड़के जो हैं उनके दिमाग भी अच्छा है कह सकते हैं, और कुछ अंदर से वो कुछ सीखते भी हैं, वही चीज़ अच्छी कर पाते हैं। चलिए आशीष जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। तो गाइज़, ये था आशीष जी का कहना कि लोग कैसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें आज के टाइम पे और दीवार के खाली कैनवस को भरें। एंड यंगस्टर्स काफ़ी इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे शहर को ब्यूटीफाई करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज़। स्ट्रीट आर्ट पहले के ज़माने में इतना फेमस नहीं था, लेकिन लास्ट एक डेकेड में इसने बहुत पब्लिसिटी गेन की है। अगर आप भी मेरी तरह सोच रहे हैं कि स्ट्रीट आर्ट है क्या, तो नीरज और कृष्णन आपको इसके बारे में बताएंगे। चलिए देखते हैं।
नमस्कार, मेरा नाम नीरज है, मैं 25 साल का हूँ, मैं एक स्ट्रीट आर्टिस्ट हूँ। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये अभी रघुवीर नगर है। इसमें हमने पूरे रघुवीर नगर के बाहर वाली वॉलों पे, पूरी झुग्गी में हमने अलग अलग जगह पे पेंट किया है। पहला जो काम था वो लोधी गार्डन में था, जो कचरों के डिब्बे पे अलग अलग तरीके के पेंट करना था। लोगों को ये दिखाना था हमें कि मतलब कचरे के डिब्बे के बगल में कूड़ा ना फेंक के उनका यूज़ करें। उनको हमने जो डब्बे थे रिसाइकल बिन के, उनको हमने इंटरेस्टिंग बनाना स्टार्ट किया ताकि लोगों की नज़र पड़े उन पर। मेरे लिए स्ट्रीट आर्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी मैं ये स्ट्रीट आर्ट करता हूँ तो सबसे पहले तो ये जो जगह जहाँ पे मैं काम कर रहा होता हूँ वो जगह को मतलब बेकार जगह से बिल्कुल ही सुंदर जगह बनाना, एक तो वो अच्छा लगता है, और दो आसपास के लोग होते हैं उनके एक्सप्रेशन देखना जब वो जगह पूरी चेंज हो जाती है, जब उनको कलर दिखते हैं, अलग अलग तरीके के फिगर्स दिखते हैं बजाय उनको एक बेजान दीवार के। जब स्ट्रीट आर्ट हम करते हैं कहीं पर भी तो वहाँ के जो आसपास के लोग होते हैं वो बड़े ही क्यूरियस होते हैं जानने के लिए कलर कैसे बन रहा है, कौन सा कलर मिलाने से कौन सा कलर बन रहा है और ये किस तरीके से काम कर रहे हैं लोग, तो उसको देखते हुए वो बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं हमारे साथ काम करने में। हमें भी बहुत बढ़िया लगा है जो ये काम करके गए, उसके बाद हमारी पूरी झुग्गी का नक्शा ही बदल गया। पूरी झुग्गी में हमें बहुत अच्छा लगा है। ये बच्चों ने भी बहुत काम करा, उसके अंदर जो बच्चे हैं सारे बच्चों ने भी काम बढ़िया करा। जो नए आर्टिस्ट हैं जो स्ट्रीट आर्ट में आना चाहते हैं उनको स्टार्टिंग के लिए मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, शुरुआत के लिए उनको पहले अपने आसपास देखना पड़ेगा, कोई लोगों के थ्रू लोगों के साथ जुड़ के बात करनी पड़ेगी कि भाई ये जगह है, इस जगह पे मैं कुछ अपना आर्ट वर्क बनाना चाहता हूँ जिसके थ्रू मैं मैसेज देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प कर देते हैं इस चीज़ में। अगर उनकी बोल खा लिए उनको बोलो कि सिर्फ हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मतलब सिर्फ कलर और वो प्रोवाइड कर दो, बाकी मैं जो बनाना चाहता हूँ वो बनाऊंगा। तो ऐसे कर करके अगर 2-4-10 बोल भी महीने में या मतलब 2-4 महीने में बनाता है आने वाले टाइम में और वो 10 बोलों को अपने आप को प्रमोट करें तो लोगों की नज़र में आएगा। स्ट्रीट आर्ट सीखने के लिए और अपने आर्ट वर्क को एनहांस करने के लिए आप दिल्ली स्ट्रीट आर्ट पेज को फॉलो कर सकते हैं जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आपको आराम से मिल जाएगा। इसमें जितने भी आर्टिस्ट हैं अपने काम को, उसके काम करने के तरीकों को दिखाते हैं और वीडियो के थ्रू उसमें समझाने की कोशिश की जाती है। अरे वाह, तो देखा आपने कैसे नीरज और कृष्णन ने शहरों में रंग भर दिया। जो लोग पहले इस पे नज़र भी नहीं डालते थे वो तो देखते ही रह गए, और साथ ही साथ कितने अच्छे तरीके से उन्होंने डस्टबिन्स को ब्यूटिफाई किया ताकि लोग उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों, आप भी भर सकते हैं रंग अपने इलाके में, लेकिन वहाँ के इंचार्ज से परमिशन लेना ना भूलें और प्रतिदिन पेंटिंग का प्रैक्टिस करें क्योंकि स्टेप 26 में प्रैक्टिस एक बहुत ही अहम हिस्सा है। सीखना चाहते हो पेंटिंग तो दीजिए इन 2 आसान से सवालों के जवाब। पहला सवाल, मुंबई के मशहूर आर्ट गैलरी का नाम बताइए, और दूसरा कि कौन से आर्टिस्ट को पिकासो ऑफ इंडिया कहा जाता है। विनर्स को मिलेगा आर्ट रिक्शा की तरफ से वर्चुअल टूर और किसी भी एक वर्कशॉप में एनरोल करने का मौका, जिसमें से कॉफ़ी पेंटिंग, एक्रेलिक ऑन डाई और ओरिगामी कुछ ऑप्शंस हैं। तो जल्दी कीजिए दोस्तों, अपने जवाब दे www.mapofme.in और जल्दी कीजिए दोस्तों क्योंकि ये पहले 100 एंट्रीज को ही मिलेगा। बिल्कुल दोस्तों, हम सभी के अंदर एक आर्टिस्ट छुपा होता है। आर्ट से मेरा मतलब सिर्फ पेंटिंग या स्केचिंग नहीं है, किसी भी तरह के टैलेंट को आर्ट कहा जाता है। लेकिन क्योंकि आज के एपिसोड में हम स्ट्रीट आर्ट की बात कर रहे हैं तो हम आपको ले जाना चाहते हैं गतिका के पास जो कि स्ट्रीट आर्ट करती हैं। चलिए देखते हैं उनकी कहानी। मेरा नाम गतिका छाबड़ा है, मैं दिल्ली की हूँ। आई एम अ 23-year-old आर्टिस्ट, एंटरप्रेन्योर एंड आर्ट क्यूरेटर। मैं स्ट्रीट आर्ट करती हूँ। स्ट्रीट आर्ट के भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, प्लस आई डू कैनवस पेंटिंग्स, लैंडस्केप्स, यूनिवर्स, डिफरेंट पेंटिंग्स बना के मैं शोकेस करती हूँ गैलरीज में। मैंने आर्ट 4th ग्रेड में करना स्टार्ट करा था। जब मैंने क्लासेस ज्वाइन करी उसके बाद मुझे पता चला दैट आर्ट के बहुत सारे फॉर्म्स है, बहुत सारे रीडिंग्स, हिस्ट्री, जिसने मुझे इंटरेस्ट करा उस चीज़ पे। आप पेंट कर सकते हैं, आप पोस्टर्स लगा सकते हैं, आप कोट्स लिख सकते हैं, आप अपने स्टिकर्स लगा सकते हैं, सब कुछ एक स्ट्रीट आर्ट होता है। दिल्ली एज अ सिटी, जो उनके आर्किटेक्चर हुआ, चाहे घर हो किसी के, सबका अलग अलग एक वे है अपनी पर्सनालिटी शो करने का। सेम वे मेरे लिए हर आर्टिस्ट का एक वे होता है अपना आर्ट वर्क शोकेस करने का। सो दिल्ली एज अ सिटी ने मुझे बहुत इंस्पायर करा है।
हमने स्ट्रीट आर्ट करा है LSR के पीछे, लोधी रोड में बहुत ज़्यादा करा है, लाजपत नगर में हमने बहुत ज़्यादा करा है, पंजाबी बाग में करा है। एज अ फीमेल आर्टिस्ट समटाइम्स इट गेट्स डिफिकल्ट बिकॉज हर एरिया सेफ नहीं होता। अगर आप देखो भी तो बहुत सारे मेल आर्टिस्ट फेमस हैं, फीमेल्स बहुत सालों बाद फेमस हुई है बिकॉज दे हैड टू फाइट द कल्चरल बाउंडेशंस। एक स्ट्रीट आर्टिस्ट बनने के लिए आपको स्किल्स से ज़्यादा अपना आइडिया, क्योंकि स्ट्रीट आर्ट के अलग अलग फॉर्म है। अगर आपको पेंटिंग या ड्राइंग नहीं आती डजेंट मैटर, फिर भी स्ट्रीट आर्ट कर सकते हैं। जो भी आप पेस्ट करेंगे, ड्रॉ करेंगे, पेंट करेंगे, उसका कोई मीनिंग या सिग्निफिकेंस होना चाहिए। तो अगर आपको कुछ क्रिएट करना है तो आप ये सोचिए कि यू आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द सिटी ऑल टुगेदर। आर्ट के लिए भी बहुत सारे स्ट्रीम्स ओपन होते हैं। अर्न करने के लिए आप आर्ट क्यूरेटर या आर्ट हिस्टोरियन बन सकते हैं, प्लस आप आर्ट एम्बेसडर भी बन सकते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए। अगर आप कैनवसेस पेंट करते हैं तो आप कहीं भी शोकेस कर सकते हैं, ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, गैलरीज पे शोकेस कर सकते हैं। सो अगर आप किसी चीज़ में बिलीव करते हो, आपको बिलीव करते रहना चाहिए एंड ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। और फीमेल्स उठ कर आएंगी जो साथ में आर्ट वर्क्स करेगी तो ज़्यादा ग्रोथ होगी। फॉर मी आर्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ गिविंग एजुकेशन टू अ पर्सन, कि आप किसी को भी कुछ भी सिखा सकते हो आर्ट से, आप एक कल्चर ग्रो कर सकते हो आर्ट से। वेल, मैं गतिका से पूरी तरह सहमत हूँ। फीमेल आर्टिस्ट को काफ़ी टाइम के बाद अपने काम के लिए पहचाना जाता है। आप बस निडर रहें और पैशन से अपना आर्ट बनाते रहें और लोगों को अपने आर्ट से एजुकेट करते रहें। इसमें काफ़ी सच्चाई है ना हर्ष? पर एक बात है आस्था, जब आर्ट, म्यूजिक और खाने का मिश्रण होता है तो ये देता है आपको आनंद, अति आनंद, परम आनंद, निर्मल आनंद। बस बस बस। जी हाँ दोस्तों, मोमो आई एम एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो कि रीवू और प्रभाकर का यूनिक आइडिया है। लेट्स चेक इट आउट। My name is Rivu and I am one of the founders of Momo I Am. We had to do something different in this city. Coming from Darjeeling, we grew up with momos in the house. Having spent 10 years in the food business and working in Australia, we understood things that we wanted to bring to Calcutta to make authentic Tibetan and South Asian cuisine with an edgy twist. Over the years, I've organized graffiti jams in the city. We have hosted a lot of foreign artists to come chill, paint with us. All our ventures with the music, art and events complement what we do in our kitchen. An improv jam session, you can say. We have something called the Hangover Spicy Momo, which is basically stir-fried momos with chopped capsicum and onions with Szechuan sauce placed on a bed of mashed potatoes, which is mixed with boiled eggs. Then we garnish that with Szechuan mayo and chili oil drizzle. It looks fabulous. So we are always one step ahead because we are doing the unexpected. Not because we want to do that, it's just because the way we are. People know their food and expect fresh and new things, and we love that. It keeps us going. Awesome. मेरी कोलकाता ट्रिप में यहाँ जाना तो बनता ही है। जैसे रीवू और प्रभाकर ने इस आइडिया को एग्जीक्यूट किया है, आप भी कर सकते हैं। हमारे 26 स्टेप्स में से स्टेप नंबर 25 यही कहता है कि सबसे पहले अपने बिजनेस आइडिया को प्लान करें और इंडस्ट्री के बड़े लोगों से सीखें और उस इंफॉर्मेशन को अपने बुलेट जर्नल में फिल करें। उसके बाद अपने से बड़ों के पास जाएं और उनको अपना प्लान दिखाएं ताकि वो कमियां निकाल सकें और आपके प्लान को रिफाइन कर सकें। और इसके बारे में और जानने के लिए साइन अप करें हमारी वेबसाइट www.mapofme.in पे और मेक ए लाइफ प्लान पे क्लिक करें। वेल यू नो व्हाट हर्ष, मैं सोच रही थी कि दुनिया में ऐसे कितने आर्टिस्ट होंगे जिनका काम तो बहुत अच्छा है लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंच पाते। शहर में ऐसे कितने ही आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छी पेंटिंग्स या स्केचेस बनाते होंगे लेकिन उनको कभी कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता अपना काम दिखाने के लिए। नहीं, आर्ट वाले यही तो कर रहे हैं आस्था, ये शोकेस करते हैं ऐसे टैलेंटेड लोगों के काम ताकि उनको क्रेडिट मिल सके।
All this started 5-6 years back. There was one such show where we have artists around 1500 plus sitting on road. Just beside to my stall was a very old lady with beautiful art. Because it was on road, people treated it like a vegetable market. That's when it triggered me that when I have a good platform and good network, why not connect these artists as well? That's when me and my dad started Artwale. Hi, I'm Priya Lostwal from Artwale. Artwale is a one-stop solution for art. We do painting, sculptures, murals, wall art. We also customize art as per the budget. We do designs as per theme. We have an art gallery and studio in Hubli, Karnataka. We also work in Bangalore. We ship our artworks all over India and the world. We right now have around 150 plus artists connected with us. We try connecting such artists who are very good at art. We're not necessarily looking for any artists with some fancy degrees. We're just looking for real art that's original, be it any kind of artist, a senior, junior or a college student. We worked for around 7 railways. We worked for airports and education institutes. These days, if you see all the co-working space are very bright, colorful, you feel like being there. So we're trying to put the same concept in education institutes. So we talk to the principals and then curate art accordingly for the schools. Apart from the 150 artists that we connected with, we also have an in-house team of 15 plus artists. So where we do all the work from scratch. Most of them are from the rural areas who are looking for job. Anybody can take artist profession who's really passionate and then we'll try helping you in sales and marketing. वेल दोस्तों, बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लिया है प्रियल और उनके फादर ने, जिससे काफ़ी आर्टिस्ट को रिकॉग्निशन मिल सकती है और ये ही नहीं, उनके घर की रोजी रोटी भी चल सकती है। आई एम श्योर कि ये दोनों बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है हम सब के लिए। तो दोस्तों, अगर आप अपनी कलाकारी को एक बड़े मंच पर दिखाना चाहते हैं तो लीजिए हमारे इस आसान से क्विज में भाग। पहला सवाल, मुंबई की सबसे फेमस आर्ट गैलरी का क्या नाम है? और दूसरा सवाल, कौन से आर्टिस्ट को पिकासो ऑफ इंडिया कहा जाता है? और विनर्स को मिलेगा आर्ट रिक्शा की तरफ से एक वर्चुअल टूर और किसी भी एक आर्ट वर्कशॉप में एनरोल करने का मौका। कॉफ़ी पेंटिंग, एक्रेलिक ऑन डाई, ओरिगामी, इनमें से कुछ क्लासेस हैं। तो जल्दी से अपने आंसर्स हमें भेजिए www.mapofme.in पे। ये देखो आस्था, मैंने क्या स्केच बनाया है। बहुत अच्छे हर्ष, वेल डन। आई होप कि तुम कभी मेरा स्केच भी बनाओगे। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। जाते हुए बस इतना ही कहूँगी कि अपने अंदर के आर्टिस्ट को पहचानिए और उसको लोगों के सामने लेके आइए। फिर मुलाकात होगी आपसे मैप ऑफ मी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। अपने फ़ोन के ब्राउज़र पे www.mapofme.in टाइप कीजिए और एंटर करें। वेबसाइट पे साइन अप करें और अपने डिटेल्स दें। लॉगिन करने के बाद आप मेक अ न्यू लाइफ प्लान पर क्लिक करें। 26 स्टेप्स का इंट्रोडक्शन और मॉम आईडी असाइन होने के बाद आप शुरू करें अपनी मैप ऑफ मी की 26 स्टेप्स टू मेक अ न्यू लाइफ प्लान की जर्नी। स्टेप 8 यानी डीलिंग विद प्रेशर से। गॉड, कितनी सर्दी हो गई है ना दिल्ली में। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? क्या बताऊँ मैंने यार, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं इंजीनियरिंग करूं, लेकिन मैं फिल्म डायरेक्शन सीखना चाहता हूं। ओह, देखो हर्ष, ये ना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। मेरे टाइम पे भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पर तुम्हें पता है ऐसे में क्या करना चाहिए? तुम्हें अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। खुल के एक डिस्कशन करो उनके साथ। लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, सिर्फ डिस्कशन। उन्हें समझाओ कि तुम क्यों इस क्षेत्र में जाना चाहते हो, क्या है तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स, क्या सोच है तुम्हारी। जब ये सारी बातों को तुम खुल के डिस्कस करोगे ना, आई एम श्योर वो तुम्हारी बात ज़रूर समझेंगे। 26 स्टेप्स टू मेक अ न्यू लाइफ प्लान में हम बात करने वाले हैं स्टेप 8 यानी कि डीलिंग विद प्रेशर के बारे में। हम सब जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हम किसी ना किसी के दबाव पर आ ही जाते हैं,
चाहे वो हमारे दोस्त हो या हमारे माँ बाप। एक औरत को रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे प्रेशर से डील करना पड़ता है, चाहे फिर वो पढ़ाई जल्दी खत्म करने का प्रेशर हो या शादी करने का प्रेशर हो या क्या कपड़े पहने, क्या खाएं, क्या सोचे, किस लहजे से बात करें, ये सारे प्रेशर सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। दोस्तों, आपको एक बुलेट जर्नल की एक्टिविटी का टास्क देते हैं। नोट करें कि ये सब चीज़ें आप डिस्कस करें अपने पेरेंट्स के साथ। नंबर 1, क्लास 12 के बाद आपके गोल्स क्या है। नंबर 2, मैप ऑफ मी के वीडियोस अपने पेरेंट्स को दिखाइए और उनको दिखाइए कि क्या अभी तक आपने अपने बुलेट जर्नल में काम किया है। नंबर 3, उनसे राय ले, उनका ओपिनियन ले कि क्या सोचते हैं वो आपके प्लान के बारे में और कैसे वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। नंबर 4, कुछ भी सवाल हो उनका आपके करियर को लेके, आप उसे नोट करें। और अगर कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमारे साथ शेयर करें। So, दोस्तों, दिस वाज इट फॉर टुडे। ये था हमारा आज का एपिसोड डीलिंग विद प्रेशर के बारे में। अब अगले एपिसोड में हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड। मेरे और हर्ष की तरफ से अलविदा। Hey everybody and welcome to the 9th episode of Map of Me। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उन औरतों के बारे में जो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। ये हैं हमारे सुपर स्त्री जिनकी जर्नी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हम जानेंगे that nothing is impossible। बस दीजिए इन 2 आसान से सवालों के जवाब और आप जीत सकते हैं कैफे कॉफी डे की तरफ से वाउचर्स। कि अगर आप अपनी लाइफ में अपने पैशन को डेडिकेशन से फॉलो करते हैं तो हर चीज पॉसिबल है। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।